हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा आज अपन पिछले वीडियो में अपन क्रेब्स चक्र को पूरा ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आज इस वीडियो में अपन सबसे पहले क्रेब्स चक्र का महत्व पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस चक्र द्वारा विभिन्न ऑक्सीकरण पदों पर विभिन्न ऑक्सीकरणीय पदों पर एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना, जिनसे कार्य करने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्य करने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 2 पर आइए। क्रेब्स चक्र में बने मध्यवर्ती यौगिक क्रेब्स चक्र में बने मध्यवर्ती यौगिक क्रेब्स चक्र में बने मध्यवर्ती यौगिक विभिन्न जैव अणुओं के संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न जैव अणुओं के संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न जैव अणुओं के संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए पर्णहरित। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए पर्णहरित के निर्माण में प्रारंभिक अणु के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना बेटा, आगे चलिए। इसी में अपन लिख रहे हैं, इसी प्रकार अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल, पायरुविक अम्ल और OAA, इसी प्रकार अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल, पायरुविक अम्ल व OAA, ठीक है ना, अमीनो अम्लों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। अमीनो अम्लों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा 2 पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिए। तीसरा पॉइंट चलिए, यह चक्र इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण हेतु अपचयन शक्ति
अपचयन शक्ति प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट हो गया बेटा क्रेब्स चक्र के महत्व का, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन पॉइंट नंबर 4 पे। तो देखिए क्या लिखेंगे बेटा, यह चक्र जटिल अणुओं का विघटन करता है। यह चक्र जटिल अणुओं का विघटन करता है। जटिल अणुओं का विघटन करता है। इस क्रिया में पायरुविक अम्ल के विघटन से इस चक्र में पायरुविक अम्ल के एसिड के विघटन से पायरुविक अम्ल के विघटन से CO2 प्राप्त होती है। तो बेटा यहाँ आकर के क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया के महत्व पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। अब अपन बेटा इसी क्रम में ध्यानपूर्वक सुने, इसी क्रम में पहले एक बार क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया के चारों महत्वों को पढ़ लेते हैं। उसके बाद में अपन अगला प्रश्न हल करेंगे। देखिए तो आज अपन ने जो टॉपिक शुरू किया है ब्लैक बोर्ड पे लिखा है क्रेब्स चक्र का महत्व। ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ईजी है। मैं आपको क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया पूरी की पूरी ATP अकाउंट सहित समझा चुका हूँ। और मैं आपको पिछले वीडियो में कह के भी गया था कि बेटा ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र दोनों की दोनों प्रक्रियाओं को आप सीट में या आपके पास किताब लेवल अवेलेबल हो तो किताब में देखते हुए इन दोनों चक्रों को आप बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये पेपरों में आते रहते हैं। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ते हैं क्रेब्स चक्र का महत्व। तो ध्यान से सुने, 4 पॉइंट लिखे हैं बेटा आपके सामने मैंने बोर्ड पे। 1, 2, तीसरा ऊपर लिख दिया और चौथा नीचे लिख दिया। ध्यान से चारों पॉइंटों को देखो। इस चक्र द्वारा विभिन्न ऑक्सीकरणीय पदों पर ATP अणुओं का निर्माण होता है। और बेटा आप सब जानते हैं कि जो ATP है वो जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवाता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट पर आइए। आपको क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया आरेख सहित मैं समझा चुका हूँ। तो आपने भी देखा कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में अनेक मध्यवर्ती यौगिक निर्मित होते हैं। और बेटा ये मध्यवर्ती यौगिक अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों के संश्लेषण में काम आते हैं। जैसे कि बेटा आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिखा है सक्सीनाइल कोएंजाइम A। ये जो यौगिक है ना बेटा वो पर्णहरित के निर्माण में प्रारंभिक अणु के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा बेटा अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, ये तीनों प्रकार के कार्बनिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल दीजिए, अमीनो अम्लों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। राइट है बेटा। अब आइए तीसरे पॉइंट पे। क्रेब्स चक्र इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण हेतु अपचयन शक्ति प्रदान करता है। क्या मतलब है इसका? आपको मैं बता चुका हूँ कि क्रेब्स चक्र के अंतर्गत विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणु निर्मित होते हैं, NADH2, FADH2, GTP आदि। तो बेटा ये जो अणु बने ना, ये जो अणु बने ये सब
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में अपचयन शक्ति के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब आइए बेटा पॉइंट नंबर 4 पे। यह चक्र जटिल अणुओं के विघटन का कार्य करता है। तो आपने भी इसके अंदर देखा कि पायरुविक अम्ल के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो बेटा ये ना 2 नंबर का एक छोटा प्रश्न आपने ख़त्म कर लिया, ठीक है ना। 2 नंबर का एक छोटा प्रश्न आपने ख़त्म कर लिया। क्या प्रश्न था अपना? क्रेब्स चक्र का महत्व लिखिए, ठीक है। अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में प्रयुक्त श्वसनीय क्रियाधारों श्वसन क्रिया में प्रयुक्त श्वसनीय क्रियाधारों का अंतर संबंध। तो बेटा इस प्रक्रिया को फिलहाल अपन एक आरेख के द्वारा पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि देखो आपको मैं बता चुका हूँ कि श्वसन की क्रिया में क्रियाधार पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अथवा वसा प्रयुक्त किए जा सकते हैं। और इन तीनों श्वसनीय क्रियाधारों में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला श्वसनीय क्रियाधार है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट से अथवा प्रोटीन से अथवा वसा से किस प्रकार एनर्जी उत्पन्न होती है। तो बेटा ये अपन को एक आरेख बना के पढ़ना है। तो आप ना बोर्ड्स पे देखिए। देखो बेटा सबसे पहले तो मैं बीचों बीच में कार्बोहाइड्रेट को लिख रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त होने वाला मुख्य क्रियाधार है। और इसमें भी बेटा मैंने क्या लिख दिया? ग्लूकोज लिख दिया, क्योंकि आपको याद हो तो अपन ने ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को ग्लूकोज से आगे बढ़ाया था, है ना। तो देखो बेटा ग्लूकोज कौन सी क्रिया के द्वारा? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज किस में बदल गया बेटा? पायरुविक अम्ल में बदल गया। किस में बदल गया? पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल से ऑक्सीजन अवेलेबल हो गई, तो क्या बन गया था? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया था। यही तो बना था जिसे मैंने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी बोला था। अब आगे चलिए। देखो बेटा इसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इससे ना अब अपन को क्रेब्स चक्र चलाना है, ठीक है ना। और इसको छोटा कर देता हूँ ताकि पूरी बात बोर्ड पे आ सके। कर दिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ ये? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो यहाँ तो अपन ने लिख दिया OAA, क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूँ कि OAA एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रिया करके साइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, ठीक है ना। साइट्रिक एसिड बनता है ना। और साइट्रिक एसिड से पुनः निर्माण हो जाता है किसका? OAA का। और इस क्रिया में बेटा
देखो क्या क्या निकलते हैं, है ना। एक तो CO2 निकलती है, H2 अणुओं की उत्पत्ति भी हो सकती है, और साथ ही विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणु NADH2 FADH2 निकलते हैं। ये लिख दिया NADH2 FADH2, है ना, जो ETS के द्वारा ऊर्जा ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। बैठ गई होगी बात समझ में। अब आगे चलिए बेटा, कि जो वसा है वो यहाँ लिख देता हूँ दूसरा श्वसनीय क्रियाधार, और इधर लिख देता हूँ बेटा मैं तीसरा श्वसनीय क्रियाधार, है ना। ध्यान से देखना, वसाओं के पाचन से वसा अम्ल व ग्लिसरॉल बनते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल बनते हैं। और बेटा ग्लिसरॉल DHAP, ग्लाइकोलाइसिस को याद कीजिए, DHAP के साथ मिलकर पायरुविक अम्ल बना देती है। ठीक है बेटा, ऐसे इधर आइए, प्रोटीनों से अमीनो अम्ल बनते हैं और अमीनो अम्लों से पायरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बात हो गई बेटा। एक और बात अपन यहाँ पे कह देते हैं, ठीक है, कि जो वसा अम्ल हैं ये सीधे एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित हो सकते हैं। इसी प्रकार अमीनो अम्लों का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम A में हो सकता है। तो अब एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे मैंने बीच में एक छोटी सी लाइन खींच दी, और ये लाइन मैंने आपको ये बताने के लिए खींची है बेटा कि ऊपर वाली संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और नीचे वाली संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। तो बेटा ये पूरा का पूरा आरेख आपके सामने मैंने बना दिया। ठीक है। क्या पढ़ा है इसमें अपन ने कि श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों का श्वसन में प्रवेश किस प्रकार होता है, या उनके मध्य आपसी अंतर संबंध क्या है। ठीक है। एक बार जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, इस पूरी प्रोसेस को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, सुन लीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले तो अपन ने श्वसन के तीनों क्रियाधारों के नाम एक लाइन में लिख दिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आपको पता है कि श्वसनीय क्रिया में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। आगे चलिए। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल बनाता है, और पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम A निर्मित होता है, और यह एसिटाइल कोएंजाइम A 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल से मिलकर साइट्रिक अम्ल बनाता है, जो 6 कार्बन युक्त यौगिक है, और साइट्रिक अम्ल से पुनः ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। यानी कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है, और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में CO2, H2O तथा विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं का निर्माण होता है, और ये
विभिन्न उच्च ऊर्जा युक्त अणु ETS के दौरान ATP अणुओं की उत्पत्ति करते हैं और ATP अणुओं का उपयोग सजीव अपनी जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु करता है। अब दूसरी साइड में आइए, देखो बेटा यहाँ पे मैंने लिख रखा है दूसरा श्वसनीय क्रियाधार वसा। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। अब ये जो ग्लिसरॉल बनी ना, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ मिलकर पायरुविक अम्ल का निर्माण कर देती है ग्लाइकोलाइसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ ही ये जो वसा अम्ल शेष बचा, ये वसा अम्ल सीधे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कर सकता है। अब दूसरी साइड में आइए, प्रोटीनों के पाचन से अमीनो अम्ल बनते हैं और बेटा अमीनो अम्ल पायरुविक अम्लों का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही साथ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी बना सकते हैं। तो उनसे आगे की प्रक्रिया एज इट इज जैसे चलती है उसी प्रकार से चलती रहती है। एक बात और बेटा, मैंने इस पूरे आरेख के बीचों बीच में एक लाइन खींची है और ये लाइन हमें बताती है कि ऊपर की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और नीचे वाली यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण से लेकर के ETS द्वारा ATP अणुओं की उत्पत्ति तक की संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो इस प्रकार श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न क्रियाधारों के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। अब एक अगला प्रश्न देखिए, श्वसन एक एम्फीबॉलिक प्रक्रिया है। एम्फीबॉलिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, कथन को स्पष्ट कीजिए। कथन को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न पढ़ रहे हैं बेटा, अब अपन क्या लिखेंगे, जीवों में श्वसन क्रिया के दौरान जटिल कार्बनिक पदार्थों के विघटन की क्रिया। जीवों में श्वसन क्रिया के दौरान जटिल पदार्थों के विघटन जीवों में श्वसन क्रिया के दौरान जटिल कार्बनिक पदार्थों के विघटन की क्रिया अपचयी या कैटाबोलिक अभिक्रिया कहलाती है। अपचयी या कैटाबोलिक क्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। श्वसन क्रिया के दौरान अनेक मध्यवर्ती श्वसन क्रिया के दौरान अनेक मध्यवर्ती श्वसन क्रिया के दौरान अनेक मध्यवर्ती महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। मतलब दोनों ही बात कह दी मैंने, विघटन भी हो रहा है और संश्लेषण भी हो रहा है। ठीक है ना।
अतः मध्यवर्ती कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की प्रक्रिया मध्यवर्ती कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की प्रक्रिया उपचयी या एनाबोलिक है। एनाबोलिक है। इस प्रकार श्वसनी पथ में दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं, ध्यानपूर्वक सुन लें बेटा, आपके प्रश्न का आंसर लगभग मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ, देख लीजिए एक बार। देखो बेटा कि जीवों में श्वसन क्रिया के दौरान जटिल कार्बनिक पदार्थों के विघटन की क्रिया अपचयी अथवा कैटाबोलिक होती है, जबकि श्वसन क्रिया के दौरान अनेक मध्यवर्ती महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इन मध्यवर्ती महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की क्रिया उपचयी अथवा एनाबोलिक होती हैं। तो अब आप नीचे ये कह सकते हैं पैराग्राफ बदल के कि चूंकि श्वसन की क्रिया में अपचयी तथा उपचयी दोनों प्रकार की क्रियाएं समानांतर रूप से चलती हैं, दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं समानांतर रूप से चलती हैं, अतः स्पष्ट है कि कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक बराबर एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक का मतलब उभय उपापचयी। तो आप कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया विघटनात्मक और बेटा चूंकि अनेक मध्यवर्ती कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है इसलिए संश्लेषणात्मक। तो आप कह सकते हैं कि बेटा श्वसन की क्रिया एक एम्फोबोलिक पथ है, एम्फीबोलिक पथ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।